हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय चंद्रा सहस्त्र एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था, आज उसी क्रम में साधारण ब्याज के बाद पढ़ने वाले हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड हैं, बहुत ही जुड़े हुए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो हर एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या है और समानताएं क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं इनको ऐसा बोलूं कि साधारण ब्याज में क्या होता था कि साधारण ब्याज में जो ब्याज है प्रति वर्ष का वह एक समान रहता था, चाहे वो 2 साल के लिए रहे, 3 साल के लिए रहे या फिर 4 साल के लिए रहे। तो ब्याज प्रति वर्ष उसमें एक समान रहता था, परंतु जो चक्रवृद्धि ब्याज उसमें क्या होता है, जो ब्याज है वो प्रति वर्ष बदलता है। क्यों? क्योंकि जो ब्याज है वह मूलधन में जुड़ने के बाद जो मिश्रधन बनता है वह अगले वर्ष के लिए नया मूलधन बन जाता है। मतलब जो प्रति वर्ष मिश्रधन आएगा वह चक्रवृद्धि ब्याज में नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए उसी को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है जब मूलधन जुड़ जाता है ब्याज पर। ठीक है, तो उसको एक बार हम समझते हैं पहले साधारण ब्याज से। ठीक है, साधारण ब्याज पर अगर मैंने किसी को 1000 रुपए उधार दिया, ठीक है, मतलब मूलधन दिया 1000 रुपए, समय दिया मैं 2 वर्ष और दर दे देता हूं मैं 10%, तो क्या बोलोगे कि जो 1000 रुपए है इस पर पहले साल के लिए 10%, मतलब 100 × 10, 10 × 10 100 आ गया। सेकेंड साल भी सेम होगा, है ना, 1000 × 10 कर देंगे तो आया फिर से 100 रुपए। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना बन गया? तो आप बोलोगे सर 2 वर्ष का ब्याज 200 बन गया सिंपल इंटरेस्ट में। जबकि इसी को अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट में तो क्या बोलोगे कि यहाँ पर बोला हूं ना 1000 रुपए और 2 वर्ष की 10%, तो आप बोलोगे कि 1000 रुपए को अगर मैं 10% से लूंगा तो बनेगा कितना, 100 रुपए। ठीक है, तो ये जो 100 रुपए है ना, ये अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, यह ब्याज जो है उस पर जुड़ जाएगा। किस पर? मूलधन में। तो मूलधन था 1000 रुपए प्लस 100 रुपए, मतलब कितना, 1100 रुपए। यह आपका जो मिश्रधन बनेगा वह अगले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन बन जाता है। तो अब मैं अगर इसका निकालूंगा अगर मैं 10%, तो 2 से 2 गया 11, हम 110 रुपए। ठीक है, तो ये जो 110 रुपए है यह क्या बन गया, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से ब्याज बन गया। देखिए पहले कितना ब्याज आया था, 100 रुपए, अब कितना आ रहा है, 110 रुपए। मतलब ये जो 110 रुपए है यह अगले वर्ष क्या है, जुड़ना, इसको जोड़ेंगे किसमें, हम लोग अपना मिश्रधन पे, मतलब इस मूलधन में जोड़ेंगे। तो 1100 रुपए प्लस 110 रुपए, जो नया बनेगा मिश्रधन वो क्या बन जाएगा, 1100 प्लस 110 रुपए। ठीक है, तो कितना हो गया, 0121, 1210 रुपया अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। मतलब हर वर्ष का जो मिश्रधन है वह अगले वर्ष क्या हो जाता है, मूलधन बन जाता है। लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे एकदम ट्रिक से, बहुत ही मजेदार ट्रिक से बनाएंगे। और इसके मैं आपको 2 से 3 मेथड बताऊंगा। उस 2-3 मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए मैं आपको जो थर्ड है वो बताऊंगा अपना बेसिक मेथड, लेकिन पहले मैं बताऊंगा आपको इसका पूरा ट्रिक। ठीक है, 2-3 मेथड है इसके बहुत अच्छे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पहला। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हूँ, बस इसी फॉर्मेट पे लिखा हूँ कि P हमको नहीं पता, P कुछ दिया है। ठीक है, R दिया है 16 से 2/3%, टाइम दिया है 2 वर्ष, CI हमको दिया 780 रुपए और A पूछा क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, इसको अगर ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछेगा तो क्या बोलेगा, किसी धन को 16 से 2/3% की दर पर 2 वर्ष की उधार दिया गया तो चक्रवृद्धि ब्याज 780 रुपए प्राप्त होता है, तो उसका मूलधन और मिश्रधन कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, A इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। ये क्या होता है, हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्रधन का। तो अगर मैं निकालूंगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ठीक है, CI बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ये होता है क्या, मिश्रधन माइनस मूलधन। मतलब ये क्या हो गया, A अपना है तो A माइनस P। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इस A के वैल्यू को यहां पर रखूंगा, तो A के वैल्यू क्या बनेगा, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस P।
यही तो बनेगा ना अपना CI इक्वल टू ब्याज बराबर विचलन माइनस मूलधन। अब उसमें से क्या करूंगा, P बाहर निकालूंगा। तो जैसे ही P बाहर निकला तो क्या बन गया, 1 + R/100 की पावर n - 1। ये बहुत बड़ा बन जाता है फॉर्मूला, इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला से नहीं करेंगे। जहां पर ट्रिक काम नहीं आएगा वहां पर हम लोग इतने बड़े फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इस क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, इसको भी मैं बताऊंगा आप लोगों को दो तरीके से। और फर्स्ट मेथड जो है वो बहुत इजी रहेगा क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन जो सेकंड मेथड रहेगा वो आएगा तो उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था परसेंटेज टॉपिक में कि अगर परसेंट दिया है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करना है। तो ये 16 से 2/3% है, इसको लोग कैसे लिखेंगे, 16 × 3 = 48 और 2 = 50, 50/300। तो आप बोलोगे 300/16 × 3 = 48 तो 50 ना, तो ये हो जाएगा 50/300। 50 हुआ ना, ये हो जाएगा कितना, 50/300। 3 था और परसेंट मतलब 2 0। ठीक है, तो 2 से 1 से 1 कट गया, 5 × 6 = 30, मतलब कितना है इसका वैल्यू, 1/6। तो जब परसेंट को मैं फ्रैक्शन में चेंज किया तो 50 × 300 हुआ 1/6 आपका वैल्यू आ गया। मतलब क्या है कि 6 रुपए पे 1 रुपए के ब्याज बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज को मैं एक और फॉर्मेट समझाता हूं पहले आप लोगों को। इसको अगर मैं आपको एक और फॉर्मेट में समझाऊं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह होता है आपका सक्सेसिव इंक्रीज, मतलब आपका एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज। ठीक है, मतलब क्रमागत छूट। ठीक, क्रमागत छूट बोलते हैं उसको हिंदी में, क्रमागत छूट। ये बोलता है क्रमागत वृद्धि, है ना। मैं इसको समझा रहा हूं पहले आप लोग को यहाँ पर। ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज यह होता है दो तरीके का, एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज, एक होता है सक्सेसिव इंक्रीज। जो सक्सेसिव डिक्रीज है यही क्या है आप लोग का, बट्टा डिस्काउंट। इसको मैंने आप लोग पढ़ा दिया डिस्काउंट को। और जो सक्सेसिव इंक्रीज है ये क्या होता है आप लोग का, यही आप लोग का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है सक्सेसिव इंक्रीज। तो इन दोनों में संबंध क्या है, सक्सेसिव डिक्रीज में और सक्सेसिव इंक्रीज में। जैसे इसमें हम लोग पढ़े थे कि किसी कपड़े की कीमत, चाहे किसी फर्नीचर की कीमत में पहले 30% का डिस्काउंट दिया गया और उसके बाद उसमें 20% का फिर से डिस्काउंट दिया गया, तो उसके बराबर समतुल्य छूट या क्रमागत बट्टा, ठीक है, इनके बराबर एक छूट क्या होगा। तो इसी को जो मैंने आप लोगों को समझाया था कि 30% और 20% को या तो x + y अपॉन x + y + xy/100 करके बनाओगे तो भी बन जाएगा, या इसको आप लोग 100 मान के बनाओगे तो भी बन जाएगा। जैसे अगर मैं इसको 100 मान के बनाऊं तो क्या बोलोगे, 100 रुपए से कीमत थी, 100 मान रहा हूं मैं, तो उसमें 30% डिस्काउंट दिया गया, मतलब कितने में बेचा गया, 70% में बेचा गया। ठीक, इसके बाद फिर इसको 20% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 80 में बेचा गया। तो 2 से 2 गया और यहाँ 2 से 2 गया, 8 से हो गया 56। तो 56% में जा रहा है, मतलब 100% मैंने माना था और डिस्काउंट देने के बाद 56 गया, मतलब कितने का डिस्काउंट दिया, वो वह 44% का डिस्काउंट दिया, है ना। बताया था कि जो भी वैल्यू आएगा लास्ट में उसको जिसको माने उससे माइनस कर देते हैं, तो आपका 44% आ गया। लेकिन इसी को अगर मैं आपको बताऊं जो अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में इस्तेमाल करने वाले हैं उस मेथड से, तो कैसे करेंगे। तो देखो, अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि जो मैंने 30% का और 20% का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब क्या है, 30% को हम लोग 30/100 लिख सकते हैं और 20% को 20/100 लिख सकते हैं। 0 से 0 गया और यहाँ 20 से कम और 20 पंचे। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 3/10 और 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए की वस्तु में मैंने 3 रुपए का छूट दिया, है ना। नीचे वस्तु जो है, नीचे जो नंबर है वह उसका मूल नंबर होता है, उसका जो ओरिजिनल नंबर है वह होता है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल होती है। जैसे यहाँ पर 100 था ना वैल्यू, 100 का 30% डिस्काउंट मतलब क्या, 100 रुपए से कीमत थी, उसमें आपने 30 डिस्काउंट दिया, तो यह कीमत उसकी मूल कीमत है। तो वही मूल कीमत 10 रुपए है, तो 10 रुपए में अगर 3 रुपए का छूट दिया, मतलब कितने में बेचा, तो आप बोलोगे 7 रुपए में बेचा। फिर 5 रुपए के सामान में 1 रुपए का छूट दिया, मतलब कितने में बेचा, तो आप बोलोगे 4 रुपए में बेचा। ठीक, तो ऐसा फॉर्मेट अब सीखेंगे। अगर ऐसा है तो क्रॉस, तिरछे में भाग देना और आमने सामने गुना।
तो तिरछा में भाग दिया तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, और तो भाग होगा नहीं, तो 5 पंचे 25 और 7 दूना 14, मतलब 25 रुपए का सामान को मैंने 14 रुपए में बेच दिया। मतलब कितने का डिस्काउंट दिया? 25 के सामान को 14 में बेच दिया, मतलब कितने का छूट दिया हूँ? 11 रुपए का छूट दिया हूँ। कितने में दिया हूँ? 25 रुपए में दिया हूँ, तो 11/25 इंटू 100, 25 चौक 100, 11 चौक 44%, आया वही आंसर। ठीक है, जो हम लोग ऐसे बनाए थे 100 मान के, उसमें 44 आया, इसमें 44 आया। ठीक, ये चीज क्या है? ये हमारा सक्सेसिव डिक्रीज है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैं बोला हूं कि मैंने किसी वस्तु पर 3 क्रमागत छूट दी, एक 20% का दिया, एक 10% का दिया और एक 20% का फिर से दिया। इसका मतलब क्या है? ये 20/100 हो गया, ये 10/100 हो गया और ये भी 20/100 हो गया। मतलब 1/5, 1/10 और 1/5। ठीक, तो इसको मैं ऐसा पहले लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखना नहीं बार बार, एक बार लिखो खत्म। ठीक है, तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि मैंने 5 रुपए के सामान पे 1 रुपए का छूट दिया, मतलब कितने में बेच दिया? 4 रुपए में। 10 रुपए के सामान में 1 रुपए का छूट दिया, मतलब कितने बेच दिया? 9 रुपए में। 5 रुपए सामान में 1 रुपए छूट दिया, मतलब कितने बेच दिया? 4 रुपए में। अब अगर कट रहे तो काटना कैसे? क्रॉस में 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, और कटेगा क्या? नहीं कटेगा, गुना कर दो। 5 पंचे 25 पंचे 125, 4 और 36 दूना 72, मतलब मैंने 125 रुपए का सामान को कितने बेच दिया? 72 रुपए बेच दिया। मतलब कितने रुपए का छूट दिया? तो मैं देखूंगा कि मैंने 5 में 2 गया तो 3, 12 में 7 गया तो 5, 53 रुपए का छूट दिया हूं। कितने में? 125 में, इंटू 100, 25 से 4, 25 से 5, और तो कटेगा नहीं। मल्टीप्लाई करो, 4 दिया 12 और 5 चौक 20 और 21, 212/5 भाग दी तो 5 चौक 20 और 5 दूना 10 और 5 दूना 10 हुआ, 5 चौक 20, 42.4% का मैंने डिस्काउंट दिया है। क्लियर हो रहा बात? तो ये था आपका सक्सेसिव डिक्रीज के तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट समझना। अभी मैं इसमें क्या बताया हूं? डिक्रीज, लेकिन अगर इंक्रीज होगा तो कैसे इंक्रीज? देखो, इसी की एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं लिया हूं 20%, 10% और 25% लेता हूं, तो इसको लिख सकते हैं ना, 20/100, 10/100 और 25/100, 20 पंचे 100, 10 दहम 100, 25 चौक 100, 1/5, 1/10 और 1/4। अब मैं इसको बोलूंगा कि मैंने अगर उसमें वृद्धि की, इसका मतलब क्या है? 5 रुपए के सामान में 1 रुपए का ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में अगर बोलूंगा तो ब्याज कब मिलता है? जब हम किसी को उधार देते हैं, और ब्याज हमेशा अधिक मिलता है मूलधन से। जिसे हम लोग बोलूंगा मेरा ब्याज कभी मूलधन से कम हो सकता है क्या? जो मिश्रधन है वो कभी से कभी नहीं होगा। जो मेरा मूलधन है हमेशा मिश्रधन से कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ब्याज लग गया है। तो अगर मैं बोलूंगा कि मैंने किसी को पैसा उधार दिया है 20%, 10% और 25% के रेट पर, तो मेरा मिश्रधन कितना होगा? तो आप बोलोगे कि 5 रुपए के मूलधन में 1 रुपए का आपने ब्याज दिया है, तो मेरा रुपए कितना हो जाएगा? मैंने किसी को 5 रुपया दिया उधार और उसने मुझे 1 रुपया और वापस किया है ब्याज के रूप में, मतलब उसने मुझे कितना वापस किया? तो आप बोलोगे 6 रुपये वापस किया, ऐसे बोलोगे। फिर मैंने किसी को 10 रुपये उधार दिया, उसने मुझे 1 रुपये ब्याज दिया, तो क्या बोलोगे? उसने मुझे 11 रुपये ब्याज दिया। फिर मैंने किसी को 4 रुपये उधार दिया, उसने मुझे 1 रुपये ब्याज दिया, मतलब कितना रुपये दिया? 5 रुपये। क्लियर हुआ? जब डिक्रीज पढ़ रहे थे तो 5 में घटा रहे थे, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट दे रहे थे। तो डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? उसके मूल रेट से कम ही होगा ना, जितना मैं बता रहा हूँ उससे कम हो जाएगा। लेकिन ब्याज में क्या होगा? जितना पैसा मैं दिया हूं उसमें अगर ब्याज लग रहा है तो मुझे ज्यादा पैसा वापस करेगा पहले से, इसलिए देखो ज्यादा पैसा हो रहा है सब में। अब अगर कट रहा है तो काटो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 5 से 5 और कटेगा नहीं, तो 10 दूना हो गया कितना? 20, 11 तिया 33, मतलब मैंने किसी को 20 रुपया दिया था और उसने मुझे 33 रुपए वापस किया, मतलब कितने रुपए का मुझे ब्याज मिल गया है? 13 रुपए का। क्लियर हुआ? अब देखो किसी क्या समझ में आया? मैंने किसी को 20 रुपए उधार दिया, तो यह मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया मूलधन। उसने मुझे 33 रुपए दिया है मेरे को 33 रुपए, मतलब ये क्या है? मेरा मिश्रधन।
कितना रुपये अधिक दिया है, 13 रुपये अधिक दिया है, ये क्या बन गया मेरा ब्याज। कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर हुआ। अब आपको इसके अलावा क्वेश्चन में बहुत सी चीज दिया हो सकता है, पी दिया रहे, ए दिया रहे, सीआई दिया रहे, आप उससे तुलना करके कंपेयर करके सबका मान निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा बात, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज में यही अंतर है कि डिक्रीज में ये वैल्यू घट जाती है इससे, क्यों, क्योंकि हम डिस्काउंट देते हैं, और सक्सेसिव इंक्रीज में ये वैल्यू बढ़ जाती है इससे, क्यों, क्योंकि ब्याज जब पड़ता है तो ब्याज मिलने के बाद हमारा जो विषधन है वो मूलधन से ज्यादा हो जाता है। क्लियर हो रहा बात। चलो इसी को अब एक क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था तो उसका मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाला 6 रुपए, 1/6, मतलब 6 रुपए में 1 रुपए का ब्याज बना है। ठीक है, 6 रुपए में अगर मैं मूलधन 6 मान लूं, क्यों, क्योंकि मेरे को मूलधन नहीं पता, तो मूलधन मैंने क्या मान लिया, 6 रुपए मान लिया। ठीक है, तो 6 रुपए में 1 रुपए का ब्याज कितना हो गया, 7 रुपए। कितनी बार हो रहा है ऐसा काम, 2 बार हो रहा है, 2 साल तक हो रहा है। तो फिर सेकंड साल फिर 6 रुपए दिया तो 1 रुपए ब्याज 7 रुपए हो गया। मतलब मैंने अगर उसको 36 रुपए दिया था तो उसने मुझे 49 रुपए क्या किया है, वापस किया है। ठीक, मतलब कितना रुपए का ब्याज बन गया, तो 13 रुपए का मेरा ब्याज बन गया है। तो यह क्या है मेरा, मैंने उसको इतना पे उधार दिया तो क्या बन गया, मूलधन, उसने मुझे इतना वापस किया तो मिश्र धन, और ये क्या बन गया मेरा ब्याज। क्लियर। अब मेरे को देखना है कि क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में पी दिया है कि ए दिया है कि सीआई दिया है, तो पी, ए और सीआई में सीआई दिया है कितना, 780 रुपए सीआई दिया है, जबकि मेरा सीआई कितना रहा है, 13 रुपए। तो मैं बोलूंगा 13 रुपए नहीं है, कितना है, 780। कितना गुना ज्यादा, तो भाग दे दो, चाहे पहाड़ा पढ़ लो, 13 छक 78 और 1 0, आप भाग दोगे तो भी वही आएगा। तो आपसे पूछा क्या है, पी कितना होगा, तो आपने पी कितना माना है, 36 रुपए, तब बोलोगे पी 36 नहीं है, 60 गुना ज्यादा है, तो 36 छक 216, 1 0, 2160 रुपए क्या है आपका मूलधन है। ठीक, तो ब्याज की मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन 49 है, तो बोलोगे 49 नहीं है, 60 गुना ज्यादा है, 6 9 54 और 6 चौक 24 और 5 29, 2940 रुपए है आप कौन सा, आपका मिश्रधन। क्लियर हो रहा बात। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको ट्राई करो। देखो इसमें पी नहीं दिया आपको क्वेश्चन में अगर आर और टी दिया है आप तुरंत बना लोगे तुरंत। ठीक है, और एक नहीं सब क्वेश्चन बनाओगे, सभी क्वेश्चन को। कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम इजी बन जाएगा, देखना कैसे इजी बन जाएगा। आपको आर दिया 10%, बस आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने आना चाहिए, जो मैं आपको परसेंटेज टॉपिक में बता चुका है। ठीक है, मैंने आपको बताया है इसको। 10% मतलब क्या, 10/100, 1 से 1 गया, कितना आ गया इसका वैल्यू, 1/10 आ गया। मतलब 10 रुपए के मूलधन में 1 रुपए का ब्याज, तो 10 रुपए के मूलधन में 1 रुपए का ब्याज मतलब कितना हो गया, 11 रुपए। वैसे अगली वर्ष के लिए भी फिर से 10 रुपए के मूलधन में 1 रुपया ब्याज, 11 रुपए। मतलब 100 रुपए अगर आपने किसी को उधार दिया है तो आपने उससे कितना रुपए उधार लिया, कितना रुपया आपको वापस मिला, 121 रुपए। मतलब ब्याज कितना मिल गया आपको, 21 रुपए का आपको ब्याज मिल गया। ठीक है, तो 21 रुपए का ब्याज मिल गया है, तो आपको ढूंढना है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। आपको क्वेश्चन में इसको दिया है क्या, आपने जितने पे उधार दिया, कि ए दिया है या फिर सीआई दिया है। आप देखो क्या दिया है आपको ए दिया है कितना, 2420 रुपए। आपका ए है कितना, 1 to 1। तो आप बोलोगे नहीं 1 to 1 नहीं है, कितना है, 2420 है। मतलब कितना गुना ज्यादा, भाग दे दो, 121 गुना 242 और 1 0, 20 गुना ज्यादा। इसलिए आपका जो मूलधन है पी है वह कितना हो जाएगा, जो मूलधन है वह 100 नहीं होगा, इससे 20 गुना ज्यादा होगा। मतलब 2000 रुपए मूलधन होगा। और ए कितना हो जाएगा, तो ए आपको दिया, सीआई कितना हो जाएगा, सीआई आपका हो जाएगा कितना, 21 नहीं, 20 गुना ज्यादा, 21 गुना 42, 420 रुपए आपका क्या हो जाएगा, 420 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे और बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग फिर से करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।